हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है। इसमें आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट 1 का, द श्राउड। ठीक है, ये सारे कुछ नोट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने नीचे लिंक दिया है, आप उससे ये पढ़ सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं द श्राउड से। सबसे पहले श्राउड में जो बात आती है वो उनके ऑथर की आती है। ऑथर का नाम है मुंशी प्रेमचंद और ये इनका पेन नेम है। मतलब पेन नेम मतलब जिस नाम से ये नॉवेल्स लिखते थे। ठीक है, ये इनका रियल नेम नहीं था, बर्थ नेम नहीं था। इनका रियल नेम, इनका बर्थ नेम है धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव इनका रियल नेम है और जो बर्थ नेम है इनका। और जब ये नॉवेल्स लिखते थे तो उसके नीचे अपना नाम लिखते थे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी को एम्परर ऑफ नॉवेल्स भी बोला जाता है और ये एक इंडियन राइटर हैं। फेमस है मॉडर्न हिंदुस्तानी लिटरेचर के लिए एंड ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स हैं ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन्हें रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ द फोरमोस्ट हिंदी राइटर्स ऑफ द अर्लियर 20th सेंचुरी। इनके कुछ फेमस काम हैं जिनका नाम है गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि। एंड ये पहले ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने लिखा था कास्ट हायरार्कीज़ के बारे में एंड विमेन की जो कंडीशंस थी, जो लेबरर्स की कंडीशन थी, जो इन पे टॉर्चर किया जाता था सोसाइटी में, उसके बारे में लिखा था। तो अबाउट द ऑथर, आपको ऑथर के बारे में पूछा भी जा सकता है और आपके बुक में भी ऑथर के बारे में और भी चीज़ें हैं, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। पर जब भी कोई आप क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करें द श्राउड से रिलेटेड, तो सबसे पहले ऑथर के बारे में ज़रूर लिखें। उससे मे बी आपको 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिल जाता है कभी कभार। तो पहले ऑथर को इंट्रोड्यूस करें, जिस भी यूनिट में ऑथर जो भी है आप उसको पहले इंट्रोड्यूस करें, फिर स्टोरी के बारे में लिखें। तो सबसे पहले जो स्टोरी है द श्राउड। श्राउड का मतलब क्या है? श्राउड का मतलब हिंदी में होता है कफन और इंग्लिश में इसे श्राउड बोलते हैं। श्राउड वो एक वाइट कपड़ा होता है जो चढ़ाया जाता है डेड बॉडीज़ पे, ठीक है, हिंदू रिचुअल्स में। और ये कपड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, इसकी एक खुद की इम्पॉर्टेंस होती है। एंड जब भी लास्ट रिचुअल्स कर रहे होते हैं बॉडी के, इंसान के, तो श्राउड इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टोरी, ये लास्ट स्टोरीज़ है प्रेमचंद की, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी की लास्ट स्टोरी है जो उन्होंने अपनी डेथ से पहले लिखी थी। कितना आयरॉनिक है कि स्टोरी डेथ के ऊपर है और उन्होंने अपनी डेथ से पहले ही ये स्टोरी लिखी है। ठीक है, इनमें 3 कैरेक्टर हैं, माधव, घिसू और बुढ़िया। तो माधव सबसे पहले कौन है मैं आपको बता दूँ। माधव है मेन कैरेक्टर, ठीक है, जिसकी वाइफ है बुढ़िया, और घीसू माधव के पापा हैं, फादर हैं। तो इसमें एक फीमेल कैरेक्टर है और 2 मेल कैरेक्टर्स हैं, माधव और घीसू। माधव हस्बैंड है, बुढ़िया उनकी वाइफ है और घीसू माधव के पापा हैं, ठीक है, फादर हैं। तो अब ये समरी स्टार्ट होती है, हमें ये एक सिनेरियो दिखा रही होती है स्टोरी में, जिसमें जो बुढ़िया है, जो फीमेल कैरेक्टर है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, एंड वो कंसीव करने वाली है। वो लेबर पेन में है और उन्हें बहुत दर्द हो रहा होता है। और माधव और घिसू जो हैं वो दोनों बाहर बैठे होते हैं घर के या किचन के, और वो कुछ नहीं कर रहे होते, बस उनके पास हाथ में थोड़े पोटैटोज़ होते हैं, आलू होते हैं जिन्हें भून रहे होते हैं। एंड बहुत भूखे होते हैं वो, तो वो उन्हें बस अपनी भूख से मतलब होता है, उस आलू को खाने से, कंज्यूम करने से मतलब होता है। बुढ़िया की जो हालत है उसे रिलीफ देना, उसे मेडिकेशंस देना, उससे उनको कोई परवाह नहीं है। उन्हें नहीं पता कि ये मरने की कंडीशन में है, बीमार है या कंसीव करने वाली है, लेबर पेन में है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बुढ़िया की कंडीशन दिखाई जाती है कि बुढ़िया जब बैठी हुई है वो ग्रोन कर रही है, आवाज़ निकल रही है उसकी पेन में, ठीक है, एंड कोई भी उसे देखने नहीं आता, कोई भी ये नहीं देखता कि वो पेन में है, हम उनकी हेल्प के लिए मेडिसिन दे दें या हॉस्पिटल तक ही ले जाएं या एक सहारा दे दें, सिंपैथी एम्पैथी सब दोनों चीज़ें दें, फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक सिनेरियो दिखाया है जिससे बहुत कुछ पता चल रहा है इन तीनों के कैरेक्टर के बारे में। तो यही सबसे पहली फर्स्ट पॉइंट है, द स्टोरी पोर्ट्रेज द हार्श रियलिटीज़ ऑफ पावर्टी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन मॉरलिटी। ठीक है, इसमें पावर्टी मतलब पैसों की कमी, गरीबी, तो
गरीबी कहाँ दिख रही है कि 2 आलू ही लेके बैठे हैं, या ये 1 आलू है मे बी। माधव और घिसू जो इसे लेके बैठे हैं एंड बस वो देख रहे हैं कि अब हम कब इस पे झपटा मारें, कब हम इसे कंज्यूम करें और दूसरा बंदा इसे कंज्यूम ना कर पाए। और बुढ़िया तो भूखी है या खाया हुआ है खाना, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड घीसू एंड माधव, अ फादर एंड सन बिलोंगिंग टू अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी whose lives are consumed by extreme poverty and indifference towards work. Their lack of empathy and willingness to exploit others even in the face of death are starkly highlighted in the novel. ये जो स्टोरी है रिवॉल्व करती है घीसू और माधव के अराउंड, एक फादर और सन के अराउंड, जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं, जिनके पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं है इनकम के, या ज़्यादा काम भी नहीं है करने को, और मे बी वो करना भी नहीं चाहते एक पॉइंट पे, इतने लेज़ी हैं, अपनी भूख से सिर्फ उन्हें परवाह है। और इनकी लाइव्स जो हैं आर कंज्यूम्ड बाय एक्सट्रीम पावर्टी, बहुत गरीबी है, एंड इनडिफरेंस है टुवर्ड्स वर्क। ऑब्वियसली ये लेबरर्स हैं, ठीक है, कोई ज़मींदार नहीं है, इनमें एक डिफरेंस है। इनमें एम्पैथी भी नहीं है जो ये बुढ़िया को दिखाएं, या इनकी विलिंगनेस की मतलब दूसरे को भी और ख़राब कर दो, टू एक्सप्लॉइट अदर्स इवन इन द फेस ऑफ डेथ। अब स्टोरी के स्टार्ट में मैंने बताया बुढ़िया इज़ शोन ग्रोनिंग इन लेबर पेन, एंड जो उसकी चीखें हैं वो माधव को अनईजी करती है, नॉट बिकॉज कि उसे प्यार है या उसकी वो वाइफ है, ऐसा कुछ नहीं है। माधव को बस अनकंफर्टेबल फील होता है उसकी चीखें सुन के, एंड वो सोचता है कि ये मर क्यों नहीं जाती, इसे मरना है तो अभी मर क्यों नहीं जाती, इस पर देखने को क्या है। जब घीसू उसे बोलता है, घीसू मतलब घीसू कौन है, फादर है माधव का, वो उसे बोलता है कि जाके देखा। अब यहाँ पे घीसू भी माधव को बुढ़िया पे चेक रखने को इसलिए बोलता है ताकि वो जैसे ही माधव जाए तो वो उसका आलू खा ले, कंज्यूम कर ले, और उसे ना मिल पाए माधव को, वो घीसू अपना पेट भर ले। तो इसलिए घीसू माधव को बोलता है कि जाके बुढ़िया पे चेक कर। पर यहाँ माधव का जवाब क्या होता है उल्टा, कि उसे मरना ही है तो वो मर जाती है, मर क्यों नहीं जाती, इसमें देखने की क्या बात है। वाई डजंट शी जस्ट डाई इफ़ शी हैज़ टू, व्हाट्स देयर टू सी, ठीक है। अब इस क्रिटिकल कंडीशन के डिस्पाइट ये दोनों मैन के पास कुछ करने को नहीं है, कोई हेल्प करने को नहीं है। इंस्टेड ये क्या करते हैं, ये फायर के पास बैठ जाते हैं, ठीक है, और इनके पास कुछ करने को नहीं है, इवन हेल्प करने को नहीं है, और ये सोचते हैं, बातें करते हैं किसके बारे में, एक फीस्ट के बारे में, ठीक है, जो इन्होंने एक बार करी थी बहुत टाइम पहले, अच्छा सा खाना खाया था फुल पेट। और बुढ़िया इवेंचुअली डाइज इन पेन। अब बुढ़िया को कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिलती, असिस्टेंस नहीं मिलती, तो ये मर जाती है एंड में। अब इसमें इन मेन को बोला गया है कैलस, नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग और सफरिंग ऑफ अदर पीपल, ठीक है, इनडोलेंट मतलब जो काम नहीं करना चाहते, लेज़ी हैं, एंड इन ह्यूमन हुज ओनली कंसर्न इज़ टू सेटिस्फाई देयर हंगर। अब बुढ़िया चाइल्ड बर्थ के दौरान मर जाती है विदाउट एग्जिबिटिंग अ मूवमेंट ऑफ रिमॉर्स, एक मूवमेंट ये भी रियलाइज़ नहीं करा कि हमारे ग्रीफ है, दुख है, हमारी जो मतलब उसकी जो माधव की वाइफ है उसकी डेथ हो गई है, ऐसा कोई उसको दुख वुख नहीं था। ये सोचते हैं कि अब इसके लास्ट रिचुअल्स तो करने हैं, तो ये कैसे इसके लास्ट रिचुअल्स करें। अब ये दोनों इंगेज हो जाते हैं इन द टास्क ऑफ आस्किंग फॉर मनी। ये मनी किससे मांगते हैं, ज़मींदार से पैसे मांगते हैं, गांव वालों से पैसे मांगते हैं, टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ द अनफॉर्चुनेट वुमेन। अब ये दोनों पैसे मांगने जाते हैं विलेजर्स से और ज़मींदार से, और इन्हें कुछ चंद पैसे मिल जाते हैं लास्ट राइट्स करने के लिए। अब लास्ट राइट करने के लिए इनको क्या चाहिए, सबसे पहले इनको चाहिए कफन, ठीक है, इनको चाहिए एक वाइट कपड़ा फ्यूनरल करने के लिए। तो आफ्टर हर डेथ घीसू और माधव डिसाइड करते हैं कि ये जो इनको पैसे जो इन्होंने कलेक्ट करे हैं ज़मींदार से और विलेजर से, ये इन पैसों को हम लेके जाते हैं बाहर, कपड़ा लेके आएंगे वापस। विलेजर्स फीलिंग सिंपथी डोनेट जनरसली। विलेजर्स को लगता है कि ओ इनके साथ बुरा हुआ है तो इनको पैसे डोनेट कर देते हैं। हाउएवर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मनी फॉर हर क्रीमेशन, ये फादर और सन जाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और मज़े करते हैं। तो इन्हें कोई दुख नहीं है, यहाँ पे इनका ये कैरेक्टर दिखाता है कि इन्हें कोई दुख नहीं है, इन्हें कुछ नहीं है, इनको बस अपने पेट पालने की फ़िक्र है, अपनी भूख मिटाने की फ़िक्र है। इन्हें इतना भी प्यार कनेक्शन नहीं है अपनी वाइफ से, अपनी डॉटर इन लॉ से, कि एटलीस्ट उसका फ्यूनरल कंप्लीट कर लें।
इनको ये भी नहीं है, इनको लगता है कि इनको पैसे मिले तो डेथ तो होती रहेगी, कोई बात नहीं, पहले अपना पेट भर लेते हैं। इन्हें ये भी नहीं लगता कि जो फीमेल है उन्होंने प्रोवाइड करा है इन्हें, इनकी भूख मिटाई है आज तक, इनका काम करा है, हार्ड वर्क करा है इनके फैमिली में, इनके किचन में बैठ के, तो उसको एटलीस्ट हम एक अच्छा गुड बाय दें। इन्हें ये भी नहीं लगता। इन्हें क्या लगता है कि हम बस खाएं पिएं, अल्कोहल पिए, इंजॉय करें, जो हो गया सो हो गया। और ये इनको पहली बार, जो घीसू और माधव है, ये पहली बार एक ऐसी कंडीशन में होते हैं कि इनके पास बहुत सारा खाना हो जाता है, इनका पेट भर जाता है और कुछ खाना बच भी जाता है। तो ये पहली बार ऐसी कंडीशन में होता है कि ये एक गरीब को, जो इनसे भी गरीब है, बाहर जो घूम रहे होते हैं, तो ये उनको वो बचा हुआ खाना प्रोवाइड करते हैं। पहली बार ये देने वाली कंडीशन में होता है, ना कि लेने वाली कंडीशन में होते हैं। ठीक है। द स्टोरी एंड्स विद देम रैशनलाइजिंग देयर एक्शंस, claiming that they had brought the shroud. It would have been burned with the body, but at least this way they got some comfort out. स्टोरी एंड होती है अपने एक्शंस को रैशनलाइज करके, क्लेम करके कि ये जो श्राउड है इन्होंने जो ख़रीदा है, ठीक है, ये तो वैसे भी जल जाता बॉडी के साथ फ्यूनरल में, पर एटलीस्ट जो पैसे बचे थे जिससे इन्होंने श्राउड नहीं ख़रीदा बल्कि अपनी भूख मिटाई, उससे इनको कंफर्ट तो मिला, उससे इनको फ़ायदा तो हुआ। तो यहाँ पे जहाँ पर इनको आज तक जो बुढ़िया को इन्होंने कोई खुशी प्रोवाइड नहीं करी, कोई कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करा, वो उसके जाने के बाद भी नहीं करा। उसको जाने के बाद भी नहीं सोचा कि उसका भला कर दें, एटलीस्ट उसको एक अच्छा गुड बाय दे दें, वो भी नहीं सोचा। इस टाइम पर भी इन्होंने अपना कंफर्ट चुना। मतलब ये सेल्फिशनेस देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो दिखाती हैं कि इनको कोई प्यार कुछ नहीं था, इनको बस प्यार भी छोड़ो, इनको रिस्पेक्ट नहीं थी अपनी वाइफ की, डॉटर इन लॉ की, कि एटलीस्ट उसे एक अच्छा फ्यूनरल तो दे देते। इन्हें ये भी नहीं था। ठीक है। अब इसमें आयरनी और सटायर प्रोवाइड करा है स्टोरी में। स्टोरी फुल ऑफ आयरनी है। प्रेमचंद ने यूज़ करा है, प्रेमचंद जी ने यूज़ करा है क्रिटिसाइज़ करने के लिए सोसाइटी को, आयरनी का यूज़ करा है। घीसू और माधव खाने में ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और पीते हैं इंस्टेड ऑफ केयरिंग फॉर द डेड, हाईलाइटिंग देयर मॉरल डिक्लाइन, कि इनके मॉरल क्या थे, इनके एथिक क्या थे, बिल्कुल ना के बराबर, कि इनको इतना भी नहीं था कि अभी एक ऐसा दुख भरी चीज़ हुई है तो इसे हम निपट लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या खाना है क्या पीना है, पर पहले इनको अपना खाने पीने का था। देयर एक्शंस कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग इन इंडियन कल्चर। प्रेमचंद uses satire to show how poverty can make people lose their sense of compassion and humanity। ठीक है। अब इसमें थीम्स भी हैं। सबसे पहला थीम जो यूज़ होता है इस स्टोरी में वो है पावर्टी एंड क्लास इनइक्वालिटी। द स्टोरी विविडली पोर्ट्रेज द एक्सट्रीम पावर्टी एंड हार्डशिप्स फेस्ड बाय घीसू एंड माधव। गरीबी दिखाई है, हार्डशिप दिखाए हैं, highlighting the stark contrast between their lives and the relative comfort of the wealthy landowners and the priest। इसमें एक contrast दिखाया है, जो उसके relatives थे, एक contrast दिखाया between their lives and the relative comfort of the wealthy landowners and the priest। एक difference दिखाया अपनी life में और जिनसे इन्होंने पैसे उधार लिए थे, ज़मींदार landowners या priest, उनकी life में, उनके comfort में। ठीक है। देन नेक्स्ट इज सोशल इनजस्टिस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सोशल इनजस्टिस में क्या है कि घीसू और माधव जो हैं वो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। इनकी जो सफरिंग है ये कास्ट बेस्ड है, विच लिमिट्स देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। द स्टोरी क्रिटिक्स द सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर ये हाई सोशल क्लास मेंबर्स होते तो मे बी इनको कुछ मिल जाता या ये एक अच्छा फ्यूनरल दे पाते, ये गरीबी में नहीं जी रहे होते। पर अभी ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी से हैं, गरीब हैं और इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए ये फ्यूनरल देने के लिए भी इनको पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। Hypocrisy and moral decay. The character's decision to spend the money intended for Buddhia's funeral on alcohol exposes the hypocrisy. हिपोक्रेसी दिखाता है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन की, रिचुअल्स की, कि जो पैसे खर्च जहाँ करने थे वहाँ तो करे नहीं। पर्टिकुलरली द एम्फेसिस ऑन अ श्राउड वाइल इग्नोरिंग द लिविंग कंडीशंस दैट लेड टू बुढ़ियाज डेथ, और कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस जिसमें जो बुढ़िया जी है। ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी एंड रेजिलियंस। Despite their flaws and questionable choices,
घीसू और माधव resilience and their ability to find joy in small moments even amidst suffering highlight the enduring human spirit. ब्लाइंड बिलीव्स एंड कस्टम। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है जो मैं बता रही हूँ अभी आगे, एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकती है कि एक्सप्लेन। अब माधव की एक लाइन है, व्हाट अ बैड कस्टम इज़ दैट समवन हु डिडंट इवन गेट अ रैग टू कवर हर बॉडी व्हेन शी वाज अलाइव एंड गेट्स अ न्यू श्राउड आफ्टर हर डेथ। अब इसमें ये बोलते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसे एक रैग भी नहीं मिला अपनी बॉडी कवर करने के लिए जब वो ज़िंदा थी, वो अब मर के एक नया श्राउड लेगी। तो इसमें प्रेमचंद सेटायर प्रोवाइड करता है सोसाइटी का कि जिसने आज तक अपनी अच्छी ज़िंदगी जीते हुए नहीं जी, वो मरने के बाद क्या ही जिएगा। ठीक है, डैट वन इज़ अलाइव। जब वो ज़िंदा थी तो उसके पास कपड़े नहीं थे, उसने आज तक एक नई साड़ी तक नहीं खरीदी थी, उसको सोसाइटी ने आके तब हेल्प नहीं करा जब वो चीख रही थी। तो बाकियों ने भी सुना होगा ना, तो कोई उसको मेडिकल असिस्टेंस के लिए नहीं ले गया, मेडिकल हेल्प के लिए कोई नहीं ले गया। पर जब वो मरी है तब उसके लिए सारे उसके श्राउड के लिए सब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ही होती हैं, ये चीज़ें बहुत होती हैं कि जब आप ज़िंदा होते हो तो आपके सामने या पीठ पीछे भी लोग आपकी बुराई करते हैं, पर जब आप मर जाते हो तो आपकी अच्छाई करते हैं, आपको बोलते हैं कि वो कितना अच्छा आदमी था। तो ये भी एक सटायर है। ठीक है, इसमें आपको यही लिखना है। जेंडर एंड कंडीशन ऑफ वुमेन। अब वुमेन का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इसमें कि जो वुमेन थी, जो बुढ़िया थी, वो घिसती रही, एंड तक अपने लेबर पेन तक काम करती रही, हार्ड वर्क किया, इन्हें खाना प्रोवाइड करा, पर उसे क्या मिला, एक फ्यूनरल तक नहीं मिला। ठीक है, उसे एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि एक्सप्लॉयट होता गया, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में था, एक पावर्टी स्ट्रिकन सोसाइटी में था। उसे दिखाया गया हार्ड वर्क करते हुए, डोमेस्टिक काम करते हुए, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए। वो काम करती थी ग्रास काटने का कुछ, तो वो भी वही करती थी। ये मेल्स जो थे घर के, ये लेज़ी थे, ये घर पड़े रहते थे, कोई काम नहीं करते थे, बस ज़मींदार का कुछ जो छोटा मोटा होता था वो करते थे और फिर भी घर बैठे रहते थे, बस खाते रहते थे, जो इन्हें प्रोवाइड करती थी बुढ़िया। द स्टोरी एम्फेसाइजेज द लैक ऑफ एजेंसी एंड वॉइस गिवन टू वुमेन। इसमें एक भी डायलॉग बुढ़िया का नहीं है। ठीक है, सफ़र्स साइलेंटली एंड इज़ अल्टीमेटली लेफ्ट टू डाई अलोन। और डाई के बाद, मरने के बाद भी इसे क्या मिला, कुछ नहीं, वो उसके भी खा गए पैसे। बुढ़िया इज़ प्रेजेंटेड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड, expected to perform all domestic labors including grinding grain and cutting grass while also contributing financially. अब इसमें जो श्राउड है, जो कफन है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी में। कफन लिटरली रेफ़र करता है एक श्राउड को, जो कि एक मटेरियल नेसेसिटी है फ्यूनरल राइट्स करने के लिए ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। ये श्राउड एक मीन्स बन जाता है टू एक्सपोज द हिपोक्रेसी ऑफ द एक्सप्लॉयटिव सिस्टम दैट एक्सपेक्ट्स केयर एंड रेवरेंस फॉर द डेड रादर देन द लिविंग। जिंदा होते हुए भी किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी, उसको असिस्टेंस नहीं दी, किसी ने हेल्प नहीं करी, किसी ने तब पैसे उसको प्रोवाइड नहीं करे और कोई काम प्रोवाइड नहीं करा, पर जब वो डेड हो गई तब सब उसकी हेल्प करने आए, जब उसे पता भी नहीं चल रहा कि कौन उसकी हेल्प कर रहा है और कौन नहीं। जो विलेजर्स हैं, ज़मींदार हैं, ये डेफ पड़ गए जब बुढ़िया रो रही थी, लेबर पेन में थी। जो श्राउड है वो सिंबॉलिक बन जाता है, सिंबल बन जाता है हिपोक्रेसी का ऑफ प्रिवेलिंग सोशल स्ट्रक्चर। द डिनायल ऑफ श्राउड बिकम सिंबॉलिक ऑफ द फेट ऑफ द वुमेन लाइक बुढ़िया इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। कन्फ्यूजन इसका यही है, जो स्टोरी है वो हाईलाइट करती है डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड सोसाइटल इंडिफरेंस। पुअर कैरेक्टर्स जो हैं घीसू और माधव, उसके थ्रू रिप्रेजेंट करा गया है, पावर्टी रिप्रेजेंट करी गई है, माधव की वाइफ बुढ़िया की डेथ रिप्रेजेंट करी गई है। इसमें भी ये प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रायोरिटी के इसको देते हैं ड्रिंकिंग को एंड पेट भरने को ओवर फुलफिलिंग हर लास्ट राइट्स विद अ श्राउड, सिम्बलाइजिंग अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको ये स्टोरी शॉर्ट में समझा दिया है, इसके थीम्स बता दिए हैं। आप इसे थोड़ा और लंबा करके लिख सकते हैं, उसके लिए आप अपनी बुक रेफ़र कर सकते हैं। एंड इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन सब कैरेक्टर्स के, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। एंड आप थोड़ा बुक्स में देखिए, बुक में थीम ऑफ हंगर है, थीम ऑफ जेंडर एंड वुमेन है,
और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो आप प्लीज़ उसको रीड करके जाइए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल DO एजुकेशन। थैंक्स अ लॉट, बाय।